कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और आज कारवांसराय के दरो दीवार फिर से रंगे हुए हैं रंगों से, और उन रंगों में दरिया बहते हैं, जानवर हैं और तरह तरह के मनाज़िर हैं। ख़वातीन व हज़रात, पिछले दिनों मैंने एक नुमाइश की कुछ कवरेज देखी और मुझे इकरार करना चाहिए कि मैं मुगीस रियाज़ को तब तक ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन उनके काम से मैं बहुत मुतासर हुआ। और उनमें बुनियादी जो तस्वीर जिन्होंने मुझे फैसिनेट किया वो दरियाए रावी की थी। इससे पेशतर नज़ीर अहमद के मैंने कैनवस देखे हुए हैं, उन्होंने भी आलमोस्ट सैकड़ों बार रावी को पेंट किया मुख्तलिफ मौसमों में। और मैंने एक जगह लिखा था कि आइंदा ज़मानों में, क्योंकि दरिया खुश्क हो रहे हैं, जब रावी का पानी कम हो जाएगा तो उसके बावजूद ये नज़ीर अहमद की तस्वीरों में वो बहता रहेगा। आज मैं महसूस करता हूँ कि सिर्फ नज़ीर की तस्वीरों में नहीं, वो मुगीस रियाज़ की तस्वीरों में भी बहता रहेगा। इतना अफेक्टिव इन्होंने पेंट किया है। और मुगीस रियाज़ की दो स्पेशलिटी, एक तो भैंसें, एक कव्वे। अच्छा, याद रहे कि ये दोनों चीज़ें पेंट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल। मतलब भैंस जो है अजीब बेढंगा सा जानवर है ना, है तो हमारा कौमी जानवर, लेकिन इसको पेंट करना कि वो ज़िंदा लगे, ओरिजिनल लगे, ये बहुत कम लोगों के नसीब में आया है। गुलाम रसूल किसी हद तक उनकी भैंसें ठीक थी, उस्ताद अला बख्श वो कमाल का बनाते थे। बल्कि लाहौर म्यूज़ियम में दो बैलों की तस्वीर है, वो आप जाके देखें। लेकिन भैंस जो है वो बैलों से अलग होती है। चुनांचे मुझे नहीं मालूम कि मुगीस रियाज़ ने कहाँ से वो कॉम्पिटेंस हासिल की, क्योंकि मैं ख़ुद एक काश्तकार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और भैंसों को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। तो किस तरह उन्होंने हू बहू भैंस को मुंतकिल किया, बल्कि उसको मुख्तलिफ शायरों किनायों में मुख्तलिफ सिम्बल्स के तौर पे भैंस जो है आलमोस्ट उड़ती चली जा रही है, ये उसके साथ कव्वे हैं। तो मुगीस, मैं आपको वेलकम करता हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया। आप लाहौर में ही पैदा हुए? जी, मैं लाहौर में ही सर पैदा हुआ। इर्द गिर्द भैंसे और कव्वे थे? जी बिल्कुल ऐसे ही थे। अच्छा, कह रहे हैं। तो कहाँ से तालीम हासिल की? सर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से मैंने मास्टर्स किया। हाँ। वहाँ से फिर मैंने एमफिल किया और फिर एक सिलसिला शुरू हो गया मेरा। हाँ। आर्ट का। तो आपने बताया कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला था। जी जी। कि डस्ट को पेंट करना है। जी जी, यानी सर शाम जो। जी जी, सर अच्छा। शाम, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस सर वो मेरा पहला एक, आप समझ लें, मेरा टर्निंग पॉइंट बना, जो आजकल मुझे जिस नाम से मेरा एक सिग्नेचर वर्क है। तो बस वो मैं रावी पहुंचा जब, और मैंने वहाँ पेंटिंग की, तो वो मेरी बॉस मेरी सराही गई मेरी। नहीं, आपको वहाँ पे एक अजीबोगरीब तजर्बा हुआ? जी जी, वो एक मैं समझता हूँ मेरी जो लाइफ का जो, और रावी का भी और लाहौर का भी, मैं कहूँगा कि मैं मेरा जो एक जो मेरी एक उसमें समझता हूँ कि उसकी इम्पोर्टेंस थी ना, वो इस वाक़े के साथ जुड़ी हुई है। वो असल में ऐसे था, जब मैं ये पहली पेंटिंग रावी पे मैं बैठा कर रहा था, तो एक बुज़ुर्ग मेरे पास आते हैं। और वक्त क्या था? वक्त शाम का ही वक्त था, क्योंकि मैं मोस्टली मैं जाता था, क्योंकि मैंने शाम पेंट करनी होती थी। तो मेरा टाइम ही ये होता था, कोई 4 बजे, 4:30, 5 बजे मैं पहुँच जाता था और सूरज गुरूब होने तक मैं वहाँ रहता था। तो एक बुज़ुर्ग आते हैं मेरे पास, मेरे सर पे हाथ फेरते हैं। अच्छा, आप उस खड़े हुए थे, बैठे हुए? नहीं, मैं बैठा हुआ था। अच्छा। ज़मीन पे बैठा हुआ था, और मेरे पास आते हैं, मेरे सर पे हाथ फेरते हैं। बहुत से लोग वैसे आते थे, मुझे बहुत दुआएं देते थे, लेकिन इनका एक तजर्बा मेरी बड़ा एक मिरेकल था। तो मुझे कहते हैं, मेरे हाथ पे सर फेर के मुझे कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे दुनिया और आखिरत में। और तीसरी बात, मुझे आज तक उनके लफ्ज़ याद हैं, इस बात को कोई 25-26 साल हो गए। और अल्लाह तुम्हें कामयाब करे दुनिया और आखिरत में, और बड़ी अच्छी पेंटिंग बना रहे। और तीसरी बात उन्होंने मेरे से ये की कि मैं उस्ताद अल्लाह बख्श के साथ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए बड़ी एक था कि ये रावी पे ये बुज़ुर्ग क्या कर रहे हैं, जो उस्ताद अल्लाह बख्श को जानते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं भी अभी स्टूडेंट ही एक किस्म था, लेकिन मैं अल्लाह बख्श को जानता, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ था। तो ये बुज़ुर्ग चले गए। विदिन 2 मिनट्स के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इनसे कुछ पूछता, मैं उठाऊँ अपना पेंटिंग छोड़ के और उनके पीछे भागाऊँ, देखूँ कहाँ गए हैं वो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आए। 2-3, मैं बड़ा हैरान था कि एक बुज़ुर्ग बंदा 2-3 मिनट में कैसे गायब हो सकता है।
तो रावी भी उस वक्त बिल्कुल एक और सन्नाटे वाला एक माहौल था, वहाँ तो इतनी आबादी उस तरह बड़ी कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। मैं इस बात को भूल गया और घर आ गया। और फिर ये तकरीबन कोई आप कह लें कि 2 साल के बाद मैंने अलहमरा में पहुंचा। एक नुमाइश थी मेरी, पहली नुमाइश अलहमरा में हुई, तो मैं भी इत्तेफाक से पहली दफ़ा ही अलहमरा में पहुंचा। तो मुझे वहाँ जाके मुझे पता चला कि वो जो गैलरी अलहमरा की है वो उस्ताद अल्लाह बख्श के नाम की है। जी। ठीक है ना, एक ये मेरे लिए बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैंने वहाँ उस्ताद अल्लाह बख्श का बना हुआ एक पोर्ट्रेट देखा उस गैलरी में, और मुझे एकदम वो रियलाइज़ हुआ ये तो वही बाबा जी थे जो मुझे रावी मिले थे। यानी उस्ताद अल्लाह बख्श ने जिनकी पोर्ट्रेट बनाई थी, जी जी, आपको वही बाबा जी रावी, वही बाबा जी थे वो। क्योंकि रावी एक मिस्टिकल जी जी बिल्कुल रिवर है, और लोग वहाँ चिल्ले काटते रहे हैं। जी जी बिल्कुल। शाह हुसैन ने वहाँ चिल्ला काटा, जी जी, और भी बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने वहाँ चिल्ले काटे। तो जाहिर है कि उसमें कोई ना कोई भेद है, और आपको जो तजर्बा हुआ वो किसी न किसी तरह उसके साथ मुंसलिक है। हाँ जी, उसकी मिस्टीक जो है, उसकी जो है एक भेद भरी खामोशी, तो ये बहुत बड़ा तजर्बा है। जी जी, बहुत मेरे लिए तो मुझे लगता है मुझे यही चीज़ खींच के रखती है। मुझे लोग कहते हैं यार तुम बोर नहीं होते, तुम वही सनसेट बना रहे हो, तुम भैंसे बना रहे हो, वही मजे का। तो मैं कहता नहीं, मैं नहीं होता। फिर आप सूरज को भी कहें वो रोज़ निकला करे। अच्छा, भैंसे तो मैं भी नहीं बनानी सीखी आपने? जी जी, बस वो भी इत्तेफाक मेरा रावी पे ही है, क्योंकि जब मैं पहली पेंटिंग बना रहा था तो उस वो भैंसे भी आ गई, कव्वे भी आ गए। नहीं, लेकिन वो बड़े क्लोजअप हैं आप, बिल्कुल भैंस के रूबरू। जी मतलब है कि जिस तरह भैंस बाकायदा आपके लिए मतलब मॉडलिंग कर रही है इस तरह। जी जी सर, असल में भैंस का जो ना, मेरे जब मैं जिस इलाके में रहता था तो उससे हमारे 2-3-4 घर छोड़ के ना एक ये भैंसों वाले भी लोग जो रहते थे, तो वो मैं बचपन से उनको एक देखता आ रहा था, भैंसों का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था ना। तो जब मैं रावी में उनको देखा, फिर मैं गुलाम रसूल के काम में भी देखा, तो उस्ताद अल्लाह बख्श के काम में भी देखा काम, तो फिर मैंने भी ज़ाहिर वो पढ़ा भी है, मेरे बचपन का उसके साथ एक ताल्लुक़ भी था। तो वो मेरे लिए मुश्किल तो था बनाना, लेकिन वो उस तरह का नहीं था कि मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता। तो मैंने जब पहली कोशिश की तो उससे ज़रा थोड़ी सी हुआ ऐसे, लेकिन फिर जल्दी मैं उस पर मुझे ग्रिप हासिल हो गई, और ये आपका ट्रेडमार्क बन गया। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जिस तरह आपने भैंसों को इस्तेमाल किया है, कोई नकाब पोश ख़वातीन है जी जी, और उनके साथ वो एक सिंबॉलिक उसकी तौजीह बनती है। जी जी जी, वो भी तो आपके जहन में आई होगी। हाँ जी सर, वो बस मुझे जब मैंने आप एक मज़ा है, जब आप एक ख़ास तजर्बा हासिल कर लेते हैं तो फिर आप इसमें आप फिर उसको देखते हैं कि ये मेरे काम के अंदर क्या चीज़ें ऐसी आ रही हैं, क्यों आ रही हैं ना, फिर एक सवाल आप खुद से पैदा होना शुरू हो जाता है। तो जब मैंने भैंसों की भी और स्टडी की, उनको पढ़ा, उनकी देखी, उनकी अच्छा, कहते हैं कि भैंसों की आंखों में उदासी बहुत होती है, ये सही? हाँ जी, मैं काफ़ी कह सकते हैं वैसे। अच्छा, क्योंकि मैं अक्सर मैं इस नतीजे पे मुझे लगता है मैं पहुँचा हूँ कि मैंने उनको ना, मुझे उसके अंदर एक फीलिंग ना, एक माँ वाली फीलिंग आती थी मुझे भैंस के अंदर ना, वो मुझे आने लग गई। तो अब मेरा ज़ाहिर जब आप एक माँ का ताल्लुक जब आ जाता है तो फिर आपके मुझे लगता है चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं करनी। अच्छा, आपने जो रावी पेंट किया है उसके पानियों के मतलब एक जो आपकी पेंटिंग है सभी आपकी पसंद करता हूँ, उसमें बिल्ली बैठी हुई। जी जी, वो कॉन्सेप्ट कैसे आया? सर वही मैंने रावी पे ही देखा उस बिल्ली को ऐसे ही ना, तो हालांकि अमूमन इतनी बिल्लियाँ उस तरह नहीं होती। हाँ। लेकिन ऐसे ही मैंने और भी 1-2 पेंटिंग में बिल्ली बनाई थी। हाँ। तो वो ये बड़ी एक मिस्टीरियस सी बिल्ली थी, तो मुझे ना उसको वहाँ पे उस पूरे माहौल में उस बिल्ली को, क्योंकि मैं भैंसे तो बनाता ही रहता था, लेकिन वो बिल्ली मेरे लिए बड़ी अनयूजुअल थी। ये वो बाबा जी ने तो नहीं भेजी? पता नहीं, आप कह सकते हैं। अच्छा, उसको आपने पेंट किया? जी, फिर उसको मैंने पेंट किया। अच्छा, उसमें एक खातून भी है बड़ी खूबसूरत जो बैठी है, वो भी बाबा जी ने भेजी? अब ये मैं नहीं कह सकता बाबा जी भेजते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ है, मैं भी इस चीज़ को उस तरह बिलीव नहीं करता था। लेकिन मुझे लगता है कोई स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर पे नहीं, वो खातून एग्जिस्ट करती थी या आपका जस्ट इमेजिनेशन? इमेजिनेशंस भी है, लेकिन वो ये है कि वहाँ पे ज़ाहिर ख़वातीन आती भी थी वहाँ पे, तो इस तरह का एक तासुर पे मैंने दिया कि अच्छा जी। उसके बाद सर फिर सिलसिला एक मेरा शुरू हो गया। मुझे वो, अब मैं छोड़ना भी चाहूँ तो रावी मुझे नहीं छोड़ता। हालांकि अब जैसे पानी के इशूज़ चल रहे हैं, तो मैंने बल्कि अभी एक लेटेस्ट पेंटिंग बनाई है, उड़ती हुई भैंस बनाई है मैंने। वो कौन सी? फ्लाइंग बफलो मैंने एक रिसेंट शो में मेरी है। जी जी। तो वो भी उसका भी वो इस तरह कंटेंट था कि जैसे हम बचपन में हम खेलते थे ना,
आपको पता, अब तो सोशल मीडिया का इतना वो आ गया, तो हम जो मेरा ज़माना था उसमें तो हम बाहर ही खेलते थे, सारी गेम्स हमारी आउटडोर गेम्स होती थी, तो उसमें हम एक गेम खेलते थे भैंस उड़ी कौवा उड़ा। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा। तो एक तो मेरे ज़हन में ये चीज़ थी। दूसरा, जैसे अब ये इस भैंस को आप वाटर बफलो भी कहते हैं। जी जी। तो अब जो जैसे रावी में मैंने मुझे 25 तकरीबन साल मुझे हो चुके हैं, तो मैंने पानी का वहाँ बड़ा इस तरह का इश्यूज़ देखे हैं वहाँ पे। लेकिन जो इस तरह अब मैं जो देख रहा हूँ ना, तो उसमें तो अब बिल्कुल ही एक रावी की शक्ल ही चेंज होगी। तो उस कंटेंट में एक तो मेरे बचपन के साथ वो भैंस जुड़ी हुई थी, उड़ती हुई। दूसरा, मैंने अपना एक डायलॉग उससे बनाया कि अब तुम जाओ यहाँ से, मतलब पानी तो यहाँ है नहीं है, अब तुम कोई और डेस्टिनेशन ढूंढो। तो इस कॉन्सेप्ट में मैंने, इस कंटेंट में इसको मैंने इस तरह पेंट किया इसको। अच्छा, मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में भैंसें देखी है। जी जी। कंबोडिया वगैरह में, वहाँ पे काश्तकारी के लिए भी इस्तेमाल होती। जी जी। और वाटर बफलो ही उन्हें कहा जाता है। जी जी। लेकिन उनकी भैंसें सम और ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती, मतलब कि बस भैंसें होती। पता नहीं हमारे यहाँ क्योंकि मिथ्स हैं इसके साथ जुड़ी हुई कि मतलब महीवाल जो है वो भी भैंसें चलाता था। मई से मुराद भैंस है। अच्छा, इसी तरह हमारी लोक दास्तानें जितनी हैं उसमें भैंसों का तज़किरा आता है। तो मुझे हमेशा एक अजीब सी फीलिंग होती थी कि ज़ाहिर बहुत पढ़े लिखे लोगों ने फैसला किया होगा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन से फूल करेंगे, कौन से जानवर करेंगे, कौन से परिंदे करेंगे। चंबेली तक तो ठीक है, लेकिन उसको मारखोर, अब नॉर्थ के एरिया में जो हैं लोग मारखोर को जानते हैं। हमारे पंजाब के देहात में, सिंध के देहात में तो मारखोर नहीं है, यहाँ भैंस है। मतलब है कि जानवर वो होना चाहिए नेशनल जो लोगों के साथ जुड़ा हो और लोगों की लोक दास्तानों से जुड़ा हो। तो बाहर तो मारखोर, और बल्कि पिछले दिनों मैं एक व्लॉग देख रहा था, कोई खातून नॉर्थ में जाती तो एक जगह एंटर होती हैं तो वहाँ मारखोर का एक धड़ है, तो उसको देख के कहते हैं ये मेरा ख्याल है कि मुकामी बकरी है। अच्छा, उनका कसूर नहीं है, यहाँ से गई बकरी दिखाई दी। इसी तरह चकोर जो है, चकोर किसने देखा है सिवाय इसके कि गानों में चंदा और चकोरी और बामरी चकोरी चंदा से करे प्यार। वैसे मैंने अस्तोर के रास्ते में चकोर देखे हैं और भी होते हैं, लेकिन नेशनल परिंदा मैं अब क्या सजेस्ट करूं कि कौन सा होना चाहिए। लेकिन बाहर तौर मारखोर नहीं होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव परिंदा नहीं है। भैंस जो है, या चलिए भैंस से आपको एलर्जी है तो आप धनी का बैल जो है उसको कर लें, जो उस्ताद अला बख्श ने पेंट किया है। और पहली मरतबा मुझे याद है कि सईद अख्तर ने, मेरा किताब थी परिंदे, उसके लिए एक गिद्ध और एक कबूतर बनाया। उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। तो सही से मैंने पूछा तो वो कहने लगा कि तुम गौर करो कि जानवरों और परिंदों की आंखें बहुत खूबसूरत होती, एंड इट इज़ ए फैक्ट। कभी आप कुत्तों की आंखें देखें, कभी परिंदों की देखें, तोतों की देखें, ऐसे ही खाम खाई तोता चश्म कहते हैं, उनकी चश्में आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। इसी तरह ये जो है भैंस, इसकी आंख जो है इसमें भी एक ख़ास मिस्टीक है और एक उदासी। तो बात और आपने भैंसें, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप पाकिस्तान के जो नेशनल एनिमल उसको आप फोर्थ फ्रंट पे लाए। नहीं माशाल्लाह, बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही किया। मुझे लगता है भैंस को होना चाहिए। हाँ, भैंस को, और चकोर की बजाय और बहुत सारी हैं, मतलब कवई सही जो आप पेंट करते हैं, और मैं सजेस्ट कर सकता हूँ लेकिन ये मौका नहीं। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, एक मुझे इकरार करना है आपसे। ये जो ज़माने हैं ना, ज़ाहिर है ज़माना आपके बस में नहीं होता, ये गुज़रता जाता है, वक्त गुज़रता जाता है और पुरानी चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता धूल जमती जाती है, एक धुंधलका सा छा जाता। चुनाचे जो मेरी ख्वाहिश थी कि इस प्रोग्राम में कोई ऐसे लोग भी आएँ जो मेरे ज़मानों के थे और या मुझसे जूनियर थे थोड़े बहुत, या मेरी उम्र के थे, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ। लेकिन वही कि ज़माना किसी का लिहाज नहीं करता, उम्र भी किसी का लिहाज नहीं करती।
और उनमें ज़ुल्करनैन हैदर, बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि वो तशरीफ़ लाएँ। खालिद इकबाल के शागिर्द थे, पढ़ाते भी रहे और बिल्कुल बेटों की तरह उनके कदमों में बैठते थे। मुझे आज तक याद है कि शामी कबाब बना के लाए और बहुत मज़ेदार, हमेशा जब आते थे तो उस्ताद के लिए कुछ ना कुछ बना के लाते थे और मुश्किल से आते थे, तब भी ज़रा वज़न ज़्यादा था। तो और वो खालिद साहब कहते थे कि तुम्हें इतनी बाकायदगी से आने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें मतलब है कि मुश्किल पेश आती है। तो वो कहते थे नहीं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। उनके साथ पेंट करने भी जाता, चुनांचे उन्हीं का अंदाज़ अपनाया और उन्हीं के अंदाज में उन्होंने अपना अंदाज़ तख्लीक किया। बहुत लैंडस्केप पे बहुत बड़े पेंटर, लाहौर के गिरदोनवा को उन्होंने पेंट किया। मैंने बहुत कोशिश की उनसे रब्ता करने की, बल्कि डॉक्टर एजाज अनवर ने मेरी मदद की, लेकिन वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठाता, उनकी अहलिया भी फ़ोन नहीं उठाती, गालबन कोई मसला है। इसी तरह मेरे एक दोस्त हुआ करते ग़ुलाम मुस्तफ़ा, लाहौर के अहम पेंटर, बल्कि पाकिस्तान के अहम तरीन पेंटरों में उनका शुमार होता था। और मेरी ख्वाहिश थी, उन्होंने भी लाहौर को बहुत पेंट किया। मतलब लाहौर वाले जहाँ जाते थे ही वॉज नोन कि ये पागल सा बंदा आ गया है, ये कैनवस यहाँ पे रखेगा, पता नहीं क्या करता रहता है, नक्शे बनाता है। वो ज़्यादातर लोग समझते हैं नक्शे बना रहे। तो लाहौर को ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने भी बहुत ज़्यादा पेंट किया और उसकी एक ख़ास जो चीज़ स्पेशलिटी कि मस्जिद वज़ीर ख़ान को सामने एक बालकनी थी, वहाँ पे बैठ के उसने पेंट किया, चुनांचे वो बालकनी पेंटिंग कहलाती है। इसी तरह जब इकबाल हुसैन ने वो कुकूज़ नेस्ट बनाया, आपको याद है कि पहला जो रेस्टोरेंट था इस नौइयत का, इकबाल की अपनी मतलब वो आबाई मकान था जहाँ उसकी फुफियाँ ताइयाँ वगैरह रहती थी, उसको उसने कन्वर्ट किया रेस्टोरेंट में। और मुझे अब तक याद है कि उसने मुझे बुलाया था वहाँ, यानी रेस्टोरेंट की ओपनिंग से पहले, और मैं बहुत हैरान हुआ था उसका डेकोर देख के। मुख्तलिफ उसमें हिंदू गॉडेसेस भी हैं, मुख्तलिफ अनवा अक़साम की वहाँ चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन बेसिक जो खूबसूरत चीज़ थी कि उसकी दीवारों पे इकबाल की पोर्ट्रेट्स थी और उसकी अपनी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, रिश्तेदार ख़वातीन की। और नाहित मतलब वो जो वैसे समझा जाता है कि वो बहुत ग्लैमरस है, लेकिन डे टू डे लाइफ में कि कोई मोटी सी औरत है वो प्याज काट रही है या चूल्हा जला रही है या वैसे बैठी हुई है, वो पेंटिंग वहाँ पे आवेज़ है। आजकल मेरा ख्याल इकबाल अमेरिका वगैरह में, वरना मैं ज़रूर उनको दावत देता इस प्रोग्राम में, क्योंकि उन्होंने भी चंद लैंडस्केप बनाई हैं। इकबाल का तज़किरा इसलिए आ गया कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो हैं, जिनका मैं तज़किरा कर रहा था, उन्होंने एक ह्यूज कैनवस वो कुकूज़ नेस्ट के ऊपर पहुंचाया बड़ी मुश्किल से, और वहाँ से उसको पेंट किया, यानी पूरे मंज़र को, और वो कहलाया वही गैलरी व्यू और समथिंग। काश के मेरे पास उसकी तस्वीर होती। अब मैंने मुस्तफ़ा को भी रब्ता किया, बड़ी मुश्किल से हुआ। उनको भी एक ये कह लीजिए कि जिस्मानी माजूरी का सामना है। ही वॉज वेरी हैप्पी और उन्होंने कहा कि 1-2 माह मुझे लगेंगे, उनका जो सिस्टम है चलने फिरने का फिर से आर्टिफिशियल सिलसिला होगा, लेकिन वो चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे तो मैं उनको बुलाऊंगा और आपका तारफ़ करवाऊंगा। क्योंकि हमें जो लोग बूढ़े हो गए या किसी हद तक किसी बीमारी का शिकार हो गए, उन्होंने अपने ज़माने में राज किया है मुसव्वरी पे, उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए, कम से कम मैं उन्हें नहीं भूला। जी, आपके फेवरेट पेंटर कौन से? सर मेरे फेवरेट थे खालिद इकबाल साहब, जिनसे आपने सीखा। जी जी, खालिद इकबाल को मेरी वैसे मुलाकात उनसे रही है, लेकिन मैं उनके काम देख के बहुत सीखा। मुझे याद है मैं एक टाइम में मैं उनकी काम की कॉपी करता था कि मुझे कहीं से, मैं उनसे मिल नहीं सकता था जी, लेकिन मैं ये था कि मैं उनके काम की कॉपी सामने रख के उनका काम कॉपी करता था। तो मैं उनको कह सकता हूँ कि मैंने काफ़ी चीज़ें उनके काम को देखते हुए सीखी है मैंने। इसके अलावा मैंने दुरे वसीम से मैंने बहुत कुछ सीखा, वो मेरी टीचर थी। फिर राहत नबीर मसूद मेरी फाइनल में टीचर थी, जी जी, उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड था।
उनसे बड़ा उन्होंने मुझे एक नहीं, आज के मसलन जो मॉडर्न ये लड़के आए हैं, लड़के तो नहीं कहना, 50+ हैं वो, जी जी, और इंटरनेशनली वो जाने जाते हैं, जी जी, ज़्यादातर बशीर के वो शागिर्द हैं मिनेचर के हवाले से, फिर कहीं के कहीं निकल गए। उनमें से कोई आपको पसंद है? मुझे अली काजिम पसंद है। अच्छा, उनका काम मुझे बड़ा इंस्पायर करता है। जी जी, उनका भी ज़्यादा करता है, और इसके अलावा भी हैं काफ़ी लोग हैं ऐसे। हाँ, अली काज़िम मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि बेसिकली देखे ना, ठीकरियाँ पेंट करनी, आम ठीकरी, जी जी जी, ये बहुत मुश्किल काम। चुनाचे जिस तरह उसने जनाब बाग में ऊपर बरगद के साथ खंडर बनाया था और दिल बनाए थे बहुत सारे बेक करके, उनसे वो खंडर बनाया था। मेरे बेटे सुमैर का वो दोस्त है, जी जी, और मेरा उसका राब्ता इसलिए ज़्यादा है कि उसको भी पौधों से दिलचस्पी है, मुझे भी पौधों से दिलचस्पी है, लेकिन मुझे उसकी पेंटिंग से भी दिलचस्पी है। इसी सिलसिले में मुझे याद आता है कि 2 पेंटर हैं जिन्होंने मेरे वर्क्स के ऊपर म्यूरल्स बनाए। एक आपके शाहनवाज जैदी, जी जी, ठीक, उन्होंने मेरा एक वर्क था उसके ऊपर अली ऑडिटोरियम में उन्होंने वो एक पूरा म्यूरल बनाया। अली काज़म ने मेरी किताब है वो मंतकुल तहत जदीद परिंदों के हवाले से, उससे मुतासर होकर परिंदे बनाए थे, और बड़े ज़बरदस्त परिंदे, वो भी म्यूरल था पूरा। बल्कि पिछले दिनों मैंने उसको कहा, अली वो मेरी किताब का दूसरा एडिशन शायद आए, तो वो म्यूरल आपने बनाया है उससे मुतासर होके, तो वो मुझे कोई उसका हिस्सा फ़ोटोग्राफ दे दो। तो वो बड़ा शर्मिंदा सा हुआ, कहने लगा कि अंकल बात ये है कि वो तो फ़लाँ गैलरी वालों ने ख़रीद लिया है और मैं उनकी इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर भी नहीं भेज सकता। लेकिन बहुत क्रिएटिव, दोनों मियाँ बीवी, उसकी बेगम भी और वो भी, इसी तरह कुरैशी है और उसकी बीवी है, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। और दूसरा ये कि मैं राहत नवीद मसूद मैडम मेरी टीचर भी थी, मैं इनके काम से बड़ा इंस्पायर हूँ, और क्योंकि मैं ख़ुद भी एक नेचर से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो मुझे जो भी काम ऐसे नेचर के करीब जो लगे, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता है वो हमारी शायद इस जगह के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़, कि अगर हम पहचाने जाएं उस जगह से, तो मुझे लगता है ये हम उस जगह को मतलब उसको हम एक किस्म का उसको आप एक तारीख के लिए एक रिकॉर्ड छोड़ जी जी, बिल्कुल। अच्छा, मेरे सामने 2 किताबें पड़ी, जी जी, यानी आप पहले नहीं हैं जो एक क्रिएटिविटी जिन्होंने इख्तियार की, बल्कि आपके खून के अंदर क्रिएटिविटी है, डीएनए में। जी जी, यहाँ पे एक कुरान पाक है और जो हाथ का लिखा हुआ है और बहुत कदीम है, मतलब मैं इसकी जिल्द को देख के कह सकता हूँ, खालिश जो जिल्द होती, जी जी, चमड़े वाली जो हाथ से बनाई जाती, और अंदर अभी आपको यह बहुत खूबसूरत है, इसके अंदर जिल्दसाज का भी नाम है जी, मौला बख्श, हाँ जी, कुछ नज़ीर खान या क्या है, वज़ीर खान मॉस्क, अच्छा वज़ीर खान है, हाँ, वहाँ से ये हुई मौला बख्श। अच्छा, क्योंकि मस्जिद वज़ीर खान के नीचे जो थोड़े से झरोके थे, वहाँ जिल्दसाज बैठते थे, ये तकरीबन मेरा ख्याल है वही, तो ये बहुत रेयर चीज़ है। जी जी, बिल्कुल। और ये सारा कुरान पाक हाथ से लिखा हुआ है। ये किसने लिखा? सर ये हमारे 4 फादर्स का ही है। हाँ। इसका एविडेंस उस तरह नहीं है नाम इसका, लेकिन ये भी मेरे ताया के पास था ये। और आपका क्या ख्याल है, कितने वर्ष पुराना? सर ये 200-250 साल पुराना है। 200-250 साल पुराना है। अच्छा, इसके साथ एक और है, वो सिर्फ उसका प्रिंट है, ओरिजिनल नहीं है। जी जी, ये क्या चीज़ है? सर ये भी बड़ी नायाब किताब है, ये मेरे दादा के हाथ की लिखी हुई है। अच्छा जी, वो इस किताब में उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिलिया मुबारक लिखा हुआ है, पर्शियन में और पंजाबी में। वाह। और ये 1919 का लिखा हुआ है।
अच्छा। और ये बहुत सी किताबों के मुसन्निफ भी थे, और लेकिन ये एक रेयर किताब ये जो है ये अभी हमारे पास आ चुकी है, पहुंची है। मैंने इसको जब आप तशरीफ़ लाए हैं तो मैंने जस्ता जस्ता देखा। जी जी। अब फ़ारसी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता जी बिल्कुल, लेकिन इतनी खूबसूरत पंजाबी लिखी हुई है और इसका जहाँ से पढ़ें तो जी चाहता कि आगे पढ़ते चले जाएं। बिल्कुल। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लम का बयान हो, जी बिल्कुल, उनके हुलिया मुबारक का, जी जी बिल्कुल, तो किसका जी चाहता है कि वो ना पढ़े और उनकी मौजूदगी को महसूस ना करे। तो आपने कभी सोचा कि ये जो ख़त्ताती का फ़न है या ये लिखने का फ़न है इसकी तरफ भी आए? सर मेरे वैसे अंदर में शौक़ है मुझे करने का, और मैंने किया भी है थोड़ा बहुत, मैं करता भी रहा हूँ ये थोड़ी, लेकिन उस तरह से उसको अपनाया नहीं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे अंदर एक हिस्स है, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, क्या आप सिर्फ कौवों और भैंसों तक ही महदूद रह गए या कोई और जानवर भी पेंट किया? सर बेसिकली मेरा जो एक मेरी तबीयत कह लेना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं पहचाना जाऊं अपनी जगहों से। तो मुझे ये वाली मेरी तबीयत मुझे कहीं और इस तरह जाने नहीं देती। अच्छा। तो मुझे आ जाके ना अपने इर्द गिर्द डोमेस्टिक जो मेरी चीज़ें हैं, मेरे लोग हैं, मेरी चीज़ें एनिमल्स हैं, मेरे परिंदे जो मेरे डोमेस्टिक हैं, मुझे वही अपील करते हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरे से कोई पूछे ना तो मैं कहूँगा मैं अपनी जगह से पहचाना जाता हूँ, और मुझे कोई कहे मैं लाहौरी आर्टिस्ट हूँ या मैं पंजाबी हूँ तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, ना कि मुझे कोई और नाम से कोई पुकारे। तो ये मेरी जबिल्लत में है कि मुझे कुछ और पुकारना मुझे पसंद ही नहीं। वाह। अच्छा, कव्वे के हवाले से भी मैं अर्ज़ कर दूँ, ख़वातीन हज़रात, कव्वा भी पेंट करना बड़ा मुश्किल, और जितना चमकीला ग्रे कह लें, ब्लैक कर लें, उसका रंग है उसको डिपिक्ट करना। इसीलिए मैं मुगीस को एडमायर करता हूँ कि इनको दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो मुश्किल थे पेंट के ज़रिए दिखाने। अब इनकी भैंसें देखें तो लगता है कि ये दूध देने वाली है, मतलब इतनी ओरिजिनल लगती है। और कव्वा इटसेल्फ, जिस तरह भैंस का मैंने बताया हमारी रोमानवी दास्तानों में उसका तज़किरा, इस तरह कव्वा भी, यानी आज से 4000 साल पहले एक बोल है द्राविडियन लैंग्वेज का कि अगर कव्वा मेरे सेन की दीवार पर आ बैठे तो उसका मतलब है कि महबूब आ रहा है और मैं उसको घी की चूरी खिलाऊंगी और उसके पाँव में झांझरें डालूंगी। ठीक है, इसी तरह गीत है वकागा जा कागा, कव्वे के हवाले से बहुत सारे लोकगीत हैं, और ये गोया आप हमारी पुरानी दास्तानों को लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा, मुगीस रियाज की जो कलेक्शन है ना, 25 years ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस, वो भी दिल दरिया के नाम से शाया हुई, और जाहिर है कि इसमें दरिया रावी देखने के लायक है। मुख्तलिफ पेंटिंग्स हैं इन्होंने मुझे अता की, मैं बहुत इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके साथ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके, कहते हैं कि मुए कलम में और ज़्यादा क्रिएटिविटी भरे और ये हमारे लिए भैंसें और कव्वे वगैरह पेंट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।